अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फोरेंसिक ऑस्पीज़। अब जो इसकी टॉक्सिकोलॉजी पार्ट है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके, नाउ स्टार्टिंग विथ लिस्ट द डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस फिनोमिना। बेसिकली पोस्टमार्टम लिविडिटी है, जिसको कहा जाता है हाइपोस्टेसिस एंड लाइवर मॉर्टिस। दीज टू आर इट्स अनदर नेम। डिस्क्राइब द फिनोमिना। इट इज़ बेसिकली डिसकलरेशन ऑफ द डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी होते हैं उनकी डिसकलरेशन हो जाती है आफ्टर डेथ। क्यों हो रही होती है? बिकॉज आफ्टर डेथ जो हमारी ब्लड है वो फॉलो करती है लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड एक्यूमुलेट इन द टोनलेस कैपिलरीज एंड वेन्स इन मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली ग्रेविटी की वजह से जो हमारे पास स्टोनलेस कैपिलरीज और वेन्स होती हैं वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, और ब्लड की एक्यूमुलेशन ये कलर प्रोवाइड कर रही होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट इज व्हाट आर द कलर चेंजेस ऑफ लिविडिटी इन केस ऑफ पॉइजनिंग बाय हाइड्रोजन साइनाइड। बेसिकली हाइड्रोसाइनाइड की अगर पॉइजनिंग होती है तो इसमें हमें पिंक कलर की पोस्टमार्टम लिविडिटी मिलती है। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है तो इन दैट केस वी हैव ग्रीनिश ब्लू इन कलर, एंड इन केस ऑफ फॉस्फोरस वी हैव डार्क ब्राउन कलर। इसके अलावा दो और भी लिखी हुई हैं जिसमें हमारे पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसमें हमें चेरी रेड कलर मिलता है, ये भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको। और एक होती है सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन में हमें ब्रॉन्ज कलर मिल रहा होता है। What is the medico-legal importance of this phenomena? Basically, postmortem lividity is one of the sign of death. It is one of the early sign of death. Next ये कि its color gives the idea of cause of death. How its color give the idea? Basically जैसे कि मैंने हमें बताया कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोसाइनाइड है या फॉस्फोरस, इन सबकी पॉइजनिंग में अलग अलग कलर हैं। तो इस तरीके से हमें अगर कोई पॉइजनिंग का केस है तो वो भी डिटरमाइन हो सकता है। नेक्स्ट इज इसकी इंपॉर्टेंस में कि इन अर्ली फेज ऑफ फॉर्मेशन इट इज़ कन्फ्यूज विद ब्रूज। ये पूछा जाता है BCQs में कि इसकी किससे कन्फ्यूजन हो रही होती है। जब इसके स्मॉल पैचेस होते हैं तो इसको ब्रूज के साथ कन्फ्यूज किया जाता है, और लेटर ऑन इसको कंजेशन के साथ। नेक्स्ट बात करें विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन फिक्सेशन ऑफ पोस्टमार्टम लिविडिटी। ब्लैंचिंग टेस्ट यूज होता है टू डिटरमाइन द फिक्सेशन ऑफ पोस्टमार्टम लिविडिटी। हाउ इट इज डिटरमाइंड? बेसिकली अ प्रेशर इज अप्लाइड टू द लिविड एरिया बाय अ थंब एंड ऑब्जर्व ब्लैंचिंग फॉर 1 मिनट। अब बर्न्स की अगर बात की जाए तो उसमें क्या है हमारे पास, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स। अब बर्न्स को क्लासीफाई किया जाता है इनटू द 3, दैट इज एपिडर्मल, डर्मा एपिडर्मल एंड डीप बर्न्स। अब इसकी 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न जो होता है वो होता है पार्शियल लॉस ऑफ स्किन हुई हुई है और जो कि हमारे पास खुद ही हील हो जाती है। सेकेंड डिग्री बर्न जो होता है इसमें फुल थिकनेस ऑफ स्किन इज लॉस्ट एंड रिक्वायर्स स्किन ग्राफ्टिंग। जबकि थर्ड डिग्री इट इज़ अ डीप बर्निंग, जिसमें हमारे पास जो डीप मसल्स वगैरह भी होते हैं वो भी हमारे पास बर्न हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा उस एरिया का। ये है हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ इन बर्न्स? कॉज ऑफ डेथ की बात की जाए तो इमीडिएट डेथ हो रही होती है ड्यू टू न्यूरोजेनिक शॉक, फियर और पेन की वजह से बिल्कुल इंस्टेंटेनियस डेथ होती है। जबकि 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक अगर हो रही है तो दैट इज ड्यू टू हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। एंड नेक्स्ट इज अगर 1 to 2 वीक्स तक वेरी कर रही है तो इन दैट केस वी हैव टॉक्सीमिया कंडीशन, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस विल बी द कॉज ऑफ डेथ। और 5 to 6 वीक्स तक है तो दैट इज बेसिकली सुपरेटिव नेक्रोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ पिजुलिस्टिक एटीट्यूड। पिजुलिस्टिक एटीट्यूड जो है वो BCQ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और ऑस्पी में भी पूछा जाता है। पिजुलिस्टिक एटीट्यूड क्या है? बॉक्सर एटीट्यूड है इसका अनदर नेम, या फेंसिंग पोस्चर। ये हो क्यों रहा होता है? इसकी 2 रीजंस हैं, ड्यू टू हीट स्टिफनिंग और वी हैव कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये 2 रीजंस हैं इसके। अब इसमें होता क्या है, जो हमारे पास लेग्स होते हैं वो फ्लेक्स्ड हुए होते हैं टिल द हिप्स एंड एट द हिप्स एंड नीज। हिप्स और नीज पे लेग फ्लेक्स्ड हुए हैं और आर्म फ्लेक्स हुई हुई होती है एट द एल्बो, और साथ ही साथ जो फिंगर्स होती हैं हुक्ड लाइक क्लॉक्स, ये हमारे पास क्लॉ की तरीके से हैंड हुए में होंगे। जो हमारे पास लेग्स हैं वो भी फ्लेक्स्ड हैं और जो आर्म्स हैं वो भी फ्लेक्स्ड हैं। ये हमारे पास बॉक्सिंग एटीट्यूड होता है, पिजुलिस्टिक एटीट्यूड होता है, जो कि हमें मिल रहा होता है बर्न की पेशेंट में, बर्न बॉडी में। आइदर वो एंटीमॉर्टम है या पोस्टमॉर्टम है, दोनों ही सिनारियो में हमें ये चीज़ मिल सकती है। हाउ इज़ द एज ऑफ बर्न इज एस्टिमेटेड? एज ऑफ बर्न की बात की जाए तो बिल्कुल इमीडिएट जो होती है वो रेडनेस हो रही होती है आफ्टर बर्न, देन 2 to 3 आवर्स में वेजिकेशन हो जाती है, 36 to 72 आवर्स में प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन, और प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन के बाद अगर ये हमारे पास डीप डिग्री बर्न था, जो हमारे पास 3rd डिग्री है, तो उसमें हमें स्लफिंग ऑफ द स्किन मिलेगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज रूल ऑफ 9। बेसिकली रूल ऑफ 9 जो है एक फॉर्मूला है दैट इज यूज टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ द बर्न। इसमें क्या होता है कि किस तरीके से बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। 9% फॉर हेड एंड ईच आर्म, 18% फॉर फ्रंट और बैक ऑफ द ट्रंक, 9% फॉर फ्रंट और बैक ऑफ द लेग, एंड 1% फॉर द पैरेनियम। ये हमारे पास पूरा एक फॉर्मूला है जिसके जरिए से एरिया ऑफ बर्न को डिटरमाइन किया जा सकता है। लास्ट इज व्हाट, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंटीमॉर्टम बर्न।
एंटीमॉर्टम बर्न में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और BCQs में भी रिपीटेडली पूछा जाता है दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ क्लोराइड एंड एल्ब्यूमिन कंटेंट। एंटीमॉर्टम बर्न में क्लोराइड और एल्ब्यूमिन कंटेंट मिलता है इस बर्न में, जो कि हमें पोस्टमार्टम में नहीं मिलेगा। इसके अलावा सूथ प्रेजेंट होता है इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेड लाइंस मिल रही होती हैं, एंजाइम्स मिल रहे होते हैं। तो ये सारे जो हैं ये फीचर्स होते हैं हमारे पास इन द एंटीमॉर्टम बर्न। अब हम नेक्स्ट पिक्चर को देखें तो ये हमारे पास फायर आर्म इंजरीज गिवन है, जिसमें ये है हमारे पास एंट्री वॉन्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट शॉट। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ द राइफलिंग मार्क इन द बॉडी। बेसिकली राइफलिंग मार्क की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास इन डेड बॉडी हेल्प कर रही होती है टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेपन यूज्ड एंड द डिस्टेंस ऑफ द शॉट। ये दो इसकी इंपॉर्टेंस होती हैं कि बेसिकली हमें बता रही होती है कि विच टाइप ऑफ वेपन इज़ यूज्ड एंड डिस्टेंस ऑफ द शॉट। व्हाट इज़ टैटूइंग एंड इट्स रेंज ऑफ अकरिंग इन राइफल एंड शॉर्ट आर्म गन। बेसिकली टैटूइंग इज deposition of unburned or semi-burned gunpowder on the victim's skin showing tiny abrasions. अगर राइफल की बात की जाए तो that is 3 feet or 1 yard, and in shotgun its distance is 9 feet and 3 yards. How will you prove that the weapon was fired by the deceased to commit suicide? इसको प्रूव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो फिंगरप्रिंट्स ऑन द वेपन। फिंगरप्रिंट्स अगर उसी बंदे के हैं जिसने खुद सुसाइड की है तो दैट विल बी कन्फर्मेशन, एंड अदर विल बी गन शॉट रेसिड्यू ऑन द हैंड्स। What is the exhibit bullets? Exhibit bullets is basically it is a bullet that is found in the body after an encounter and is presented in court as evidence, and it is known as exhibit bullet. Basically encounter में यूज़ हुई हुई बुलेट को exhibit bullet बोलते हैं और उसे हम कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं एज अ प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंट्री एंड एग्जिट वॉन्ड। एंट्री वॉन्ड की बात की जाए तो दीज आर स्मॉलर इन साइज, हाउएवर एग्जिट वॉन्ड्स आर लार्ज ड्यू टू द टीयरिंग ऑफ द टिश्यूज़। उसके बाद इसमें अब्रेशन कॉलर्स मिलते हैं। एंट्री वॉन्ड एग्जिट वॉन्ड में एब्सेंट होते हैं। बर्निंग, ब्लैकनिंग, सिंजिंग, टैटूइंग, ये सारे फीचर्स होते हैं ऑफ द एंट्री वॉन्ड। इसके अलावा हम एंट्री वॉन्ड में जो है ना इसके ट्रैक को डिटेक्ट कर सकते हैं बिकॉज नियर द एंट्री वॉन्ड देयर विल बी द ब्राइट पिंक अपीयरेंस। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो पिक्चर है ना इसमें देखें कैसा अपीयरेंस है, थोड़ी सी ब्राइट पिंक अपीयरेंस है, चेरी रेड कलर का अपीयरेंस है। ये पूछा जाता है व्हाई दिस चेरी रेड अपीयरेंस इज अकरिंग इन दिस, बिकॉज नंबर 1 ये एंट्री वॉन्ड है, और नंबर 2 बेसिकली कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मिल रही होती है हमें इसमें। ये चेरी रेड क्यों है? बिकॉज ऑफ द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है कि इस तरीके की कोई भी गैस वगैरह जो है ये चेरी रेड अपीयरेंस हमें एग्जिट वॉन्ड में नहीं मिल रहा होता। लेड रिंग मिलती है इन रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, किस में मिलेगी? एंट्री वॉन्ड में। लेड रिंग विल बी एब्सेंट इन एग्जिट वॉन्ड। और एजेस इन्वर्टेड होते हैं इन एंट्री वॉन्ड और इवर्टेड होते हैं इन एग्जिट वॉन्ड। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एंट्री और एग्जिट वॉन्ड के, जो बहुत बेसिक्स हैं, जो कि आपको लाजमी याद होने चाहिए, स्पेशली एब्रेशन कॉलर वाला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट ऑस्पी की बात करें तो दैट इज़ ड्राउनिंग। सबसे पहले पूछा हुआ व्हाट इज़ टिपिकल ड्राउनिंग। बेसिकली हमारे पास दो तरह की ड्राउनिंग होती है, आइदर एटिपिकल और टिपिकल। जब हमारे पास एटिपिकल होती है इन दैट बेसिकली देयर विल बी अ कंडीशन इन विच लिटिल और नो इनहेलेशन ऑफ वाटर विल बी अकर इन एयर पैसेज। जबकि जो यहाँ पे पूछा हुआ टिपिकल ड्राउनिंग, तो टिपिकल ड्राउनिंग इज अ सिनेरियो, इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर विल बी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और इन लंग्स ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ इनहेलेशन ऑफ फ्लूइड। बेसिकली इसमें इनहेलेशन ऑफ फ्लूइड ही कॉज ऑफ डेथ होती है, दैट इज़ नोन एज वेट ड्राउनिंग, जो कि दो तरह की होती है, फ्रेश वाटर ड्राउनिंग एंड सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग। अब इसमें कॉज ऑफ डेथ पूछी जाती है। जो फ्रेश वाटर ड्राउनिंग होती है ना, इसमें कॉज ऑफ डेथ होता है हमारे पास वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन, हाउएवर सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग में कार्डिक एसिस्टोल। What are the important findings of antemortem drowning? Antemortem drowning में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास डायग्नोस्टिक होता है, ये श्योरेस्ट साइन ऑफ डेथ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है कैडावरिक स्पैज्म, दैट इज़ द मटेरियल ग्रास्प्ड इन क्लेंच्ड हैंड्स। इसके अलावा हमें प्रेजेंस ऑफ वाटर मिल रहा होता है इन एयर, स्टमक एंड इंटेस्टीन्स, और इंक्रीज्ड वॉल्यूम एंड वाटर लॉज्ड एडिमेटस लंग्स, दैट इज़ नोन एज एडिमा एक्वोसोमा। ये मिल रहा होता है। फाइन फ्रॉथ मिल रही होती है इन द एयर पैसेज एंड कॉपियस परसिस्टेंट कफ एंड माउथ। ये जो सारे फीचर्स हैं ना, ये एंटीमॉर्टम फाइंडिंग की, एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स होती हैं। कैडावरिक स्पैज्म, फ्रॉथ मिलना एयर पैसेज में और माउथ से, और इसके अलावा एडिमा एक्वोसोमा, ये लाजमी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ इज फ्रॉथ इज फॉर्म्ड। सो इन दिस केस फ्लूइड एंटर्स द एयर पैसेजेस,
provoke the lining membrane to produce mucus. The mucus, surfactant in the lungs and water vigorously produced fine froth. ये पूरा मैकेनिज्म है जिसमें जो फ्लूइड आया उसकी वजह से हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगी वो हमारे पास इरिटेट होगी, वो म्यूकस की सिक्रीशन करेगी और इस तरीके से हमारे पास फ्रॉथ बनेगी. व्हाट डू यू मीन बाय एम्फीसीमा एक्वासोमा? एम्फीसीमा एक्वासोमा जो है ये हमारे पास लार्ज बलून्ड वॉल्यूमिनस लंग्स होती हैं दैट आर ओवरलैपिंग द हार्ट, बल्ज आउट ऑफ द चेस्ट व्हेन द स्टर्नम इज रिमूव्ड, and it consists of froth at its hilar region and grass weeds indicate the medium. ये पूरा एम्फीसीमा एक्वासोमा है जिसमें हमारे पास लार्ज वॉल्यूमिनस लंग्स होंगे जो कि बल्ज आउट करेंगे इफ द स्टर्नम इज रिमूव, क्योंकि ये हमारे पास हार्ट को भी ओवरलैप कर जाते हैं, इतने ज़्यादा वॉल्यूमिनस हो जाते हैं. लास्ट इज व्हाट इज कैफे कॉरोनरी ड्रंक? कैफे कॉरोनरी ड्रंक जो है ना ये हमारे पास सबसे पहले फिनोमेना किसका, चोकिंग का. नेक्स्ट कैफे कॉरोनरी ड्रंक में हमारे पास क्या मिल रही होती है, एक्सीडेंटल चोकिंग मिल रही होती है व्हेन द बोलस ऑफ फूड प्रोड्यूसेस कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लैरिंग्स, और ये हमारे पास मिमिक करता है हार्ट अटैक. अच्छा, अब इसमें पूछा जाता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है. लेरेंजियल इरिटेशन कॉज वेगल स्टिमुलेशन कॉजिंग सडन डेथ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट. इसमें कॉज ऑफ डेथ चोकिंग नहीं, कार्डियक अरेस्ट होता है. इससे ये चोकिंग तो हुई मगर क्या होता है, लेरेंजियल जो हमारे पास इरिटेशन होती है ना उसकी वजह से वेगल स्टिमुलेशन होती है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है. ये सारे फीचर्स बताने का मकसद ये है कि कैफे कॉरोनरी ड्रंक जो है ना बार बार बीसीक्यूज में डिफरेंट क्वेश्चंस और सिनारियोज के साथ पूछा जाता है. तो इसमें कॉज ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट है, चोकिंग हो रही है इसमें, और फूड बोलस लैरिंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवा रहा होता है, और इंटॉक्सिकेटेड रेस्टोरेंट पर्सन में होता है, इसीलिए इसे कैफे कॉरोनरी ड्रंक बोलते हैं. Now moving towards the next scenario, we have दिस पिक्चर. ये पिक्चर आप ध्यान से देखिएगा, ये देखें, ये हमें दिखाया हुआ है टेम्पोरल साइड का फ्रैक्चर. टेम्पोरल फ्रैक्चर या टेम्पोरल ट्रॉमा जो होता है दैट लीड्स टू एक्स्ट्राड्यूरल हैमरेज. एक्स्ट्राड्यूरल हैमरेज मिल रहा होता है हमें. सो दिस पिक्चर इज ऑफ एक्स्ट्राड्यूरल हैमरेज. अनदर नेम फॉर द एक्स्ट्राड्यूरल हैमरेज इज एपीड्यूरल हैमरेज. ठीक है. अच्छा, अब इसमें जो होती है ना, नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें हमारे पास ये किस तरीके का मिलता है. इट अपियर्स एज बाय कॉन्वेक्स और लेंटिफॉर्म शेप. बाय कॉन्वेक्स लेंटिफॉर्म शेप, और मोस्टली कहाँ पर मैंने बताया मिल रहा होता है, स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के साथ. ये सारे फीचर्स याद रखिएगा. स्क्वामस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, बाय कॉन्वेक्स लेंटिफॉर्म होता है, और एक्स्ट्राड्यूरल होता क्यों है, मिडिल मेनिंजल आर्टरी की रप्चर की वजह से. नेक्स्ट इज व्हाट इज स्विर्ल्ड साइन. स्विर्ल्ड साइन जो होती है ना, दिस इज द नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन दैट शोज द एक्यूट एक्स्ट्रापोजिशन ऑफ ब्लड इनटू अ हीमोटोमा. बीसीक्यूज में था ये कि ये एक्यूट होता है, ये क्रॉनिक होता है, ये डिफरेंस भी याद रखिएगा. स्विर्ल्ड साइन इज एक्यूट एक्स्ट्रापोजिशन ऑफ ब्लड इनटू अ हीमोटोमा. नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट फ्रैक्चर्स ऑफ द स्कल. डिफरेंट फ्रैक्चर्स ऑफ द स्कल में हमारे पास आ जाते हैं फिशर या लीनियर फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड या सिग्नेचर फ्रैक्चर, एलिवेटेड, कम्युनिकेटिंग या स्पाइडर वेब फ्रैक्चर, पोन्स, पिंग पॉन्ग फ्रैक्चर, गटर, डायस्टैटिक एंड ब्लोआउट फ्रैक्चर. ये सारे फ्रैक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सबको आप लोग एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा कि किसमें कौन सी चीज़. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताऊँ कि जो पिंग पॉन्ग फ्रैक्चर होता है वो किस में होता है, इलास्टिक स्कल ऑफ द स्मॉल इन्फेंट्स में हो रहा होता है. जबकि डायस्टैटिक हो रहा होता है कि हमारे पास सेपरेशन ऑफ द सूचर्स हो जाती है इन द चिल्ड्रंस. दोनों ही बच्चों के, मगर डिफरेंस क्या है, वो हमारे पास बोन्स रप्चर हो जाती हैं फोर्सेप की उसकी वजह से, फोर्सेप लग जाए ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ. जबकि डायस्टैटिक क्या है, हमारे पास सेपरेशन ऑफ द सूचर्स हो रही थी. दो को मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आपको सबको अच्छे से पढ़ना है. विच वेसल इज रप्चर इन सबड्यूरल हैमरेज. बीसीक्यूज में बार बार पूछा हुआ है. सबड्यूरल हैमरेज में हमारे पास रप्चर हो रही होती है कम्युनिकेटिंग वेन्स, या उसका दूसरा नाम होता है ब्रिजिंग वेन्स. कम्युनिकेटिंग एंड ब्रिजिंग वेन्स आर रप्चर्ड इन द सबड्यूरल हैमरेजेस. नेक्स्ट इज व्हाट इज डीसेलरेटिंग इंजरी ऑफ ब्रेन. डीसेलरेटिंग इंजरी ऑफ ब्रेन में क्या होता है कि हमारे पास नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट है, मतलब वो बिल्कुल स्टेटिक ऑब्जेक्ट है, और उससे जाके मूविंग हेड जो होता है ना वो लगता है. अब इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो है वो ये है कि व्हेन अ मोटरसाइकिलिस्ट स्टिक्स हैड अगेंस्ट अ इलेक्ट्रिक पोल ऑन रोड. जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं उनके जो एक्सीडेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक पोल से टकरा कर, दैट इज एग्जांपल ऑफ डीसेलरेटिंग इंजरी ऑफ ब्रेन. इन कॉन्ट्रास्ट टू डिसेलरेटिंग इंजरी वी हैव एक्सीलरेटिंग इंजरी. एक्सीलरेटिंग इंजरी में क्या हो रहा होता है कि जो हमारे पास हेड है वो स्टैटिक है, जबकि जो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग है. जैसे कि कोई हॉकी स्टिक ला के सर पे मारे, हेड तो हमारा मूव नहीं कर रहा, तो मूवमेंट नहीं हो रही थी. कोई बैठा हुआ है तो वो मूव तो नहीं कर रहा, तो कोई बैठा हुआ है और उसके सर पे जाके कोई हॉकी स्टिक मार दे, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलरेटिंग इंजरी इन विच हेड इज स्टैटिक व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज मूविंग.
नेक्स्ट बात करते हैं सेमिनल स्टेन की। इसमें हमारे पास ये जो पिक्चर गिवन है, ये पिक्चर है हमारे पास क्या, कोलिन पर आयोडाइड क्रिस्टल सीन इन फ्लोरेसेंट टेस्ट। सो द आइडेंटिफाई द पिक्चर, दीज आर कोलिन पर आयोडाइड क्रिस्टल्स दैट आर सीन इन फ्लोरेसेंट टेस्ट ऑफ द सेमिनल स्टेनिंग. What are the chemical tests which are used for the identification of the seminal stains? In this we have fluorescent test, Barberio's test, acid phosphatase test. एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट की इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन लोगों में भी पॉजिटिव होते हैं जिसमें स्पर्म्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, जैसे कि किसी ने वैजेक्टमी करवाई हुई, तो उसमें भी हमारे पास शो करता है कि आइदर सीमेन वाज रिलीज्ड और नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ कैन एन इनविजिबल सेमिनल स्टेन ऑन क्लोथ may be rendered visible? So in this, UV lights can be used to create a fluorescence of bluish white color. UV लाइट्स जो होती है ना, उनको यूज़ किया जाता है, और अगर सेमिनल स्टेन हो तो वो ब्लूइश वाइट अपीयरेंस देता है. तो ये हमारे पास बेस्ट वे है टू डिटेक्ट इनविजिबल सेमिनल स्टेन. आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज, origin of seminal stain, human or animal, is confirmed by lactate dehydrogenase test. lactate dehydrogenase isoenzyme pattern जो होता है ये यूज्ड होता है to detect either the seminal stain is belonging to human or animal origin. अब नेक्स्ट सिनेरियो की बात करें तो इसमें है हमारे पास नेक्स्ट ऑस्पी ऑफ ऑटोप्सी. सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेगेटिव ऑटोप्सी? बेसिकली नेगेटिव ऑटोप्सी क्या होती है? व्हेन द ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स fails to reveal any apparent cause of death along with other laboratory examination. In this cases the medico legal examiner give the cause of death as undetermined. इसमें क्या होगा कि जितने भी हमने ग्रॉसली या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस करवाए या जो भी लेबॉरेटरी टेस्ट करवाए उससे हमें कॉज ऑफ डेथ डिटरमाइन नहीं हुई, और एट द एंड जो है वो हमारे पास जो एग्जामिनर है इट विल कंसिडर द कॉज ऑफ डेथ अनडिटरमाइंड. अच्छा, इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोक्यूशन की केसेस में मिलती है, और जब हम इंटरनल एग्जामिनेशन ठीक से ना हो, एयर एम्बोलिज्म, न्यूमोथोरैक्स की केस में मिल सकती है. ये मैं जो इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये BCQs में पूछा जाता है कि कौन से केस में, कौन से सिनारियोज़ में, कौन सी कंडीशंस में हमारे पास नेगेटिव ऑटोप्सी होती है. तो इन दैट केस एयर एम्बोलिज्म, न्यूमोथोरैक्स और इलेक्ट्रोक्यूशन स्पेसिफिकली, ये 3 याद रखिएगा लाजमी. नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द मेजर प्राइमरी इंसिजन गिवन इन ऑटोप्सी? ये बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है, सो सी अच्छे से समझिएगा. इसमें 3 दी जाती हैं, आई शेप्ड इंसिजन, वाई शेप्ड इंसिजन एंड मॉडिफाइड वाई शेप्ड इंसिजन. आई शेप्ड इंसिजन क्या बिल्कुल स्ट्रेट होती है, that runs in the midline just above the thyroid cartilage to the pubic symphysis and avoiding the umbilicus or any इंजरीज. बेसिकली ये हमारे पास थायराइड कार्टिलेज के अबव से स्टार्ट होती है, प्यूबिक सिम्फिसिस तक जाती है, और जो अम्बलाइकस होता है ना उसको उसके राउंड घूम कर जाती है, उसको कट नहीं करते, अम्बलाइकस को ड्यूरिंग आई इंसिजन कट नहीं करते. नेक्स्ट वी हैव वाई शेप्ड इंसिजन. वाई शेप्ड इंसिजन की बात की जाए तो ये हमारे पास होती है एंगल ऑफ जॉ से लेती है टू मीट द मैनिब्रम स्टर्नम एंड देन अ सिंगल इंसिजन दैट मूव्स डाउनवर्ड टू द pubic symphysis. And the last one is modified Y-shaped incision. Modified Y-shaped incision is from the anterior axillary fold, curve under the breast to meet the Xiphi sternum and continue single vertical incision to the pubic symphysis. ये तीनों अच्छे से याद रखिएगा. और एक और BCQ पॉइंट के इन केस ऑफ एस्फेक्सियल डेथ ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ नेक विच इंसिजन इज गिवन, वाई शेप्ड इंसिजन दी जाती है इन एस्फेक्सियल डेथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज SITE, साइट इंसिजन. स्पेशली साइट इंसिजन क्या होती है? During autopsy, if some foreign body such as bullet is felt beneath the skin, an incision is made over the foreign body to remove it. Such incision is known as site incision. कि बहुत स्पेसिफिक कर दिया जाए कि कोई भी चीज़ आपको स्किन के नीचे फील हो रही है, आइदर वो बुलेट है या कोई और चीज़ है जो आपको लग रही है, कुछ चिप वगैरह के आपको लग रही नीचे है, तो सिर्फ उसी जगह को थोड़ा सा स्किन को कट किया जाए और वहाँ से वो स्पेसिफिक ऑर्गन को स्पेसिफिक सब्सटेंस को निकाला जाए, तो दैट इज़ नोन एज साइट इंसिजन. नेक्स्ट इज़ व्हाट टेक्निक इज़ यूज टू रिमूव इन्फेंट स्कल. इन्फेंट स्कल को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है बेनकीज टेक्निक मैथड. बेनकीज टेक्निक्स मैथड इज़ यूज टू रिमूव इन्फेंट स्कल, और इन केस ऑफ एडल्ट स्कल वी यूज़ मैनुअल और इलेक्ट्रिकल सॉ.
नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ वर्चुअल ऑटोप्सी। वर्चुअल ऑटोप्सी की बात की जाए तो ये हमारे पास न्यू अ नॉन इन्वेजिव फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग ऑटोप्सी है। इट इंक्लूड कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई टू ऑब्टेन डिटेल्ड व्यू ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होगा कि बॉडी को कट नहीं किया जाता बट कि सिंपली उसके एमआरआई सीटी स्कैन के ज़रिए से उसकी डिटेल को मालूम किया जाता है। नेक्स्ट ऑस्पी की बात करें तो क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ गेस्टेशन व्हाट विल बी द टाइप ऑफ अबॉर्शन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, जब हम लॉ की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास अबॉर्शन की एक ही डेफिनेशन है, एक्सपल्जन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एट एनी पीरियड ऑफ गेस्टेशन बिफोर फुल टर्म लेस देन 24 वीक्स इज बेसिकली अबॉर्शन। बट अकॉर्डिंग टू द मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के अकॉर्डिंगली इट वेरीज। बेसिकली मेडिकल में बोला जाता है अबॉर्शन इफ ओवम इज एक्सपेल्ड विद इन 3 months of pregnancy, and if fetus is expelled between 3 to 7 months of pregnancy it is known as miscarriage, and if viable fetus is expelled after 7 months it is known as preterm labor। तो ये इस तरीके से वेरिएशन मिलती है हमें इन द medical, but in the law it is same as expulsion of the conceptus at any period of gestation before full term 24 weeks। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ यूजेनिक ग्राउंड ऑफ अबॉर्शन। बेसिकली हमारे पास जस्टिफिएबल अबॉर्शंस होते हैं जो कि हमारे पास लॉ के अकॉर्डिंग हो रहे होते हैं, जैसे कि थेराप्यूटिक ग्राउंड होता है जो कि मदर की किसी कंडीशन की वजह से हो रहा होता है, ह्यूमैनिशन ग्राउंड होता है कि रेप के केस में अगर अबॉर्शन हो तो उसमें, और सोशल ग्राउंड होता है, और जो हमारे पास एक और होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ यूजेनिक ग्राउंड फॉर लीगल अबॉर्शन। यूजेनिक ग्राउंड की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कोई भी कंडीशन जो कि बच्चे के लिए ख़तरा है या बच्चे की मेंटल हेल्थ का कोई इशू है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हैं, चिकन पॉक्स हैं, वायरल हेपेटाइटिस है, जो कि बच्चे की मेंटल या फिजिकल हेल्थ दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं। एक्सपोजर टू द एक्सरेज हो गया मदर की तरफ से, मदर हैड टेकन एनी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, ये सारी कॉजेज़ हैं यूजेनिक ग्राउंड ऑफ लीगल अबॉर्शन के लिए, कि आइदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है या कोई मदर ने साइटोटॉक्सिक ड्रग्स ले लिए हैं जो कि टेराटोजॉनिक हैं, बच्चे को कोई ना कोई डिसेबिलिटी ज़रूर होगी, एक्सरेज से एक्सपोजर हो गया, ये स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स या वायरल हेपेटाइटिस जैसी डिजीज़ हो गई हैं। नेम द इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ इन क्रिमिनल अबॉर्शन। इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाता है सेप्टिसीमिया ड्यू टू द क्लोस्ट्राइडियम परफेरेंजिस, पेरिटोनाइटिस, टेटनस एंड सेकेंडरी हैमरेज। नेक्स्ट इज नेम द ओरल सब्सटेंसेस गिवन फॉर क्रिमिनल अबॉर्शन। ओरल सब्सटेंसेस में सबसे पहले आ जाता है इक्बॉलिक्स, दैट आर एर्गॉट, क्विनीन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एमानागॉज जिसमें ईस्ट्रोजन, ऑयल ऑफ सेवन एंड इमाटिक्स और प्यूरगेटिव्स भी यूज़ होती हैं जो कि हमारे पास इनडायरेक्टली एक्ट कर रही होती हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ इस्काते हमल एंड इस्काते जानन। इस्काते हमल की बात की जाए तो ये हमारे पास कॉजिंग अ वुमन विद चाइल्ड हुज ऑर्गन हैव नॉट बीन फॉर्म्ड, ऐसा मिसकैरेज जो कि हमारे पास जिसमें बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं वो नहीं बने और ना ही वो किसी बच्चे की लाइफ सेविंग पर्पस के लिए या मदर की लाइफ सेव करने के लिए यूज़ हुआ, बल्कि इट इज़ इन केस ऑफ क्रिमिनल अबॉर्शन हुआ है, क्रिमिनली बच्चे को किल किया गया हुज ऑर्गन हैज़ नॉट बीन फॉर्म्ड। इसकी जो पनिशमेंट होती है वो 2 to 3 years जेल इम्प्रिजनमेंट होती है। जबकि इस्काते जानन जो होती है कॉजिंग अ वुमन विद अ चाइल्ड हुज ऑर्गन एंड लिम्स हैव बीन फॉर्म टू मिसकैरी। ठीक है, ऐसे बच्चे जिसके ऑर्गन्स और लिम्स बन चुके हैं, और अगेन इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर एनी सेविंग पर्पस, सेविंग ऑफ लाइफ ऑफ मदर या फिर कोई ट्रीटमेंट प्रोसीजर की वजह से, बल्कि ये हमारे पास क्रिमिनल अबॉर्शन है, तो इसमें 5 years जेल इम्प्रिजनमेंट मिलती है। नेक्स्ट ऑस्पी की बात करें तो इसमें है व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस। प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस इज बेसिकली द नेम ऑफ डॉक्टर्स परमानेंटली रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। बेसिकली ये ऐसी पनिशमेंट होती है जो कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस में दी जाती है, जिसमें परमानेंटली जो होगा जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसका नेम रिमूव कर दिया जाएगा एज अ डॉक्टर। नेम द टाइप ऑफ कंसेंट प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल ओपीडीज। बेसिकली हॉस्पिटल या जो क्लिनिकल ओपीडीज होती हैं उनमें जो कंसेंट यूज़ होता है वो इम्प्लाइड कंसेंट होता है, implied consent। नेक्स्ट आर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन कोर्ट। कोर्ट में एग्जामिनेशन की 4 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 एग्जामिनेशन इन चीफ, देन वी हैव क्रॉस एग्जामिनेशन, देन री एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पुट बाय द जज।
क्वेश्चन पुट बाय द जज वो किसी भी स्टेप में हो सकती है, किसी भी स्टेप में हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन इन चीफ होती है, देन क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। जो हमारे पास लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं दैट आर ओनली अलाउड इन द क्रॉस एग्जामिनेशन। Define inquest and give its different types. Basically, inquest is legal inquiry into the cause of death. एक इंक्वायरी होती है इनटू द कॉज ऑफ डेथ जो कि हमारे पास अननेचुरल हुई है, सडन हुई है, सस्पिशियस है और डेथ इन पुलिस कस्टडी हुई है। अगर हमारे पास पुलिस कस्टडी में भी कोई डेथ हो जाती है तो उसकी भी हमारे पास पूरी इंक्वायरी होती है। नेक्स्ट इज देयर आर टू टाइप्स, पुलिस इंक्वेस्ट, जुडिशियल इंक्वेस्ट, मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट। ये टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट होते हैं, पुलिस, जुडिशियल और मेडिकल एग्जामिनर। Next is leaving forceps in abdomen during operation is which type of negligence? It is criminal negligence. Forceps या कोई भी चीज़ during surgery जो है वो बॉडी में ही during operation abdomen में ही रह जाए तो that is criminal negligence. अब लास्ट हॉस्पी की बात करते हैं, दैट इज़ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। जी सबसे पहले पूछा हुआ आइडेंटिफाई, इट इज़ स्टीयरिंग व्हील इंजरी। व्हाट इज़ मोटर साइक्लिस्ट फ्रैक्चर? बेसिकली मोटर साइक्लिस्ट फ्रैक्चर क्या होता है, हमारे पास हिंज फ्रैक्चर है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है और मोटर साइक्लिस्ट। पहले तो इसके 3 नाम याद रखिएगा। अकर व्हेन द लीनियर फ्रैक्चर passes across the middle cranial fossa separating the skull base into the two halves. बेसिकली मिडिल क्रेनियल फोसा से क्रॉस हो और जो हमारे पास स्कल बेस है उसको 2 हाफ में तोड़ दे और साथ ही साथ पिट्यूटरी फोसा को भी क्रॉस करे। ये है मोटर साइक्लिस्ट फ्रैक्चर की डेफिनेशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज टेल गेटिंग? टेल गेटिंग का मतलब होता है ड्राइविंग टू क्लोजली बिहाइंड द अनदर व्हीकल, किसी भी व्हीकल के बहुत करीब से चलाना, दैट इज नोन एज टेल गेटिंग। Next question is what is whiplash injury and in which person it is found? Basically whiplash injury is hyperextension and hyperflexion injury of the neck. इसमें हमारे पास C3 and C4 वर्टिब्रीज का फ्रैक्चर मिलता है और ये हमें मिल रही होती है इन ड्राइवर्स। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज चीफ कंप्लेन ऑफ रन ओवर इंजरी? रन ओवर इंजरी इज बेसिकली ग्रेज एब्रेशंस, जिसकी जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलती है कॉम्प्लिकेशन या कंप्लेन, दैट इज फैट एम्बोलिज्म। अब यहाँ तक हमने जो भी 10 स्टेशन मैंने फोरेंसिक हॉस्पी के बनाए थे या जो लोगों ने मुझे शेयर किए थे वो डिस्कस कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। डू लाइक एंड शेयर ब्रेन बूस्टर मेडिकोज एंड डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स ऑल्सो। थैंक यू।